Hi friends, this is your host Vanna and you are watching the new episode of The Bitter Truth. फ्रेंड्स, इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे वो बड़े ही अलग टाइप के बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे उसमें। तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐसा क्या हुआ, मेन भाजपा की किस्मत में बड़ा ही ड्रामेटिक उलटफेर नज़र आया। ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने ही प्लान्स हार गई। उसने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, उसने ऐसी कौन सी प्लान्स बनाए जो उसके खुद के ही प्लान्स या स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। तो इन सब बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें भाजपा की स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स को समझना होगा, जिससे कि हमें समझ में आए कि उन्होंने ऐसे कौन सी गलतियां करी या कहां पर ऐसा लैक हुआ जो उनके खुद के प्लान्स या खुद की स्ट्रैटेजी अपने ही डाउनफॉल का रीज़न बनी। तो आइए पहले बात करते हैं यूपी की। जब भाजपा की बात आती है तो केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे लगता है यूपी को बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो है योगी आदित्यनाथ। बट ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जब उन्होंने लोकसभा टिकटों के लिए 35 से अधिक नाम सुझाए और उनमें से लगभग सभी को दिल्ली अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। परिणाम, इनमें से 33 को अपनी सीट गंवानी पड़ी और ये वही नुकसान है जो बीजेपी को अभी महसूस हो रहा है। इसमें से बीजेपी इंडिपेंडेंटली 272 क्रॉस कर सकती थी बहुत इजीली। योगी अच्छी तरीके से जानते थे कि किसे टिकट देना चाहिए, किसे नहीं, कौन से उम्मीदवार को ज़मीनी स्तर या ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा समर्थन है, कौन से उम्मीदवार या मतदाताओं किस उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं। शायद मे भी इन्हीं सारे बेसिस पे और फीडबैक्स पे उन्होंने 35 नाम सुझाव करे होंगे, जिनको दिल्ली अथॉरिटी ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, सीरियसली नहीं लिया। तो कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, नए लोगों को टिकट्स दिए जिससे जनता जानती नहीं थी। शायद मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके कारण क्या हुआ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ग्राउंड लेवल वर्कर्स उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, या कह सकते हो एक्साइटमेंट कम दिखा उनके अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। परिणाम क्या हुआ, यूपी, खासकर ईस्टर्न यूपी में बीजेपी ज़्यादातर सीटें हार गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि सांसद से क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो मोदी के फेस वैल्यू पे वोट देते हैं या उनके सुशासन को वोट दे रहे हैं। तो आपको बता दें, क्या प्रधानमंत्री स्वयं आपके लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या आपके समस्याओं का हल करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री आपके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। वो एक सांसद ही होता है जो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। तो अगर मानिए कि वो आपका स्थानीय सांसद ही आपकी समस्याओं को ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा, तो उस पर प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? तो इसलिए सांसद ही मेन इम्पॉर्टेंट है लोकसभा चुनावों में। और जब भी हमें निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पहले सांसद से गुहार लगाते हैं, ना कि सीधे प्राइम मिनिस्टर से जाके गुहार लगाते हैं। और अगर वो ही प्रॉब्लम्स अगर ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर हमारे प्रॉब्लम शायद सॉल्व होंगे ही नहीं। तो इसको कहते हैं कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो सांसद के थ्रू ऊपर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती हैं, उसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसलिए मुझे लगता है कि सांसद का रोल लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जनता के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल एक मुद्दा रखता है। और उसको कह सकते हो आप कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने उम्मीदवार को, आप किसको टिकट दे रहे हैं, कैसे उम्मीदवार को, जेन्युइन उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हैं कि जनता उस पर भरोसा करके, एक रिलाई करके वोट दे। तो इस पर शायद आपने एक भारी हद तक गलतियाँ करी हैं। हो सकता है कि मोदी के फेस वैल्यू पे या उनके सुशासन पे कभी 2014 में या 19 में कभी एक बार हमें जैसे वोट मिल भी गए फुल मेजॉरिटी से, हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हर बार काम नहीं करती हैं। कुछ सोशल मीडिया में पॉइंट्स, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़े, उसमें कुछ आउटसाइडर्स हैं जो कभी यूपी आए भी नहीं, वो बोल रहे हैं वी यूपी आर छपरीज एंड वी आर फ्रीबीज लवर्स। लाइक सीरियसली, 2014 में वो भूल गए, 2019 में भी बीजेपी शायद फुल मेजॉरिटी से आई थी और यूपी में खासकर सबसे ज़्यादा सीट्स आए थे। और ये शायद मुझे लगता है 2027 के असेंबली इलेक्शंस में देखने को भी मिल जाएगा। तो ऐसा कहना, तो मुझे लगता है जनता को दोष देना कि नहीं वो छपरी हैं और वो फ्रीबीज लवर्स हैं और इसीलिए वो उन्होंने वोट चला गया, ऐसा कहना तो गलत है। इसलिए उसके पहले सारे रीज़न्स को जान लेना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो ये पार्टी का एक इंटरनल मैटर था, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे की सुनी नहीं, जहाँ पर उन्होंने जो है जिसने जो सुझाव दिए उसको नहीं माने, किसी ने किसी की नहीं मानी, गलत स्ट्रैटेजी बनाई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। तो एक तरीके से जो उनके प्लान्स थे, जो उन्होंने सोचे थे कि काम आएंगे, जो वो नहीं काम आए। एक तो ये पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर अपोजिशन ने गेम खेला, जहाँ पर अपोजिशन ने एक जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाई बीजेपी के खिलाफ। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि गलत र्यूमर्स फैलाए गए अपोजिशन द्वारा। बीजेपी के कई सीनियर्स लीडर्स जो स्पीच देते हुए नजर आए, उनके स्पीचेस को मैनिपुलेट किया गया, एडिट किया गया और चुनावी प्रचार में कई बार उनको चलाया गया। और इसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम संविधान को बीजेपी संविधान को हटा देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। राहुल गांधी बार बार हर रैली में उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करी चुनावी प्रचार के दौरान कि बीजेपी आरक्षण को हटा देगी, वो SC/ST एक्ट को हटा देंगे। गांधी एक रोड शो में इनफैक्ट कहते नजर आए कि RSS और बीजेपी दोनों संविधान से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वो अन्य सभी विचारों को कुचल सके। तो ये सारी चीज़ें बैक से होती रहीं। कि नरेंद्र मोदी ने इस बात को अपोज भी किया और एक ANI इंटरव्यू के साथ बोला भी कि जब मैं कहता हूँ कि मैं कोई बड़ी योजना बनाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं लोगों को डराने जा रहा हूँ या लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। मेरी सारी योजनाएं देश के हित के लिए होती हैं, लोगों के हित के लिए होती हैं। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये यहाँ पर 20% से अधिक SC/ST है, 27% से ज़्यादा OBC है। इसमें अगर हम 10% EWS मान लें और प्लस अगर हम मुस्लिम वोटर्स को मान लें तो ये आपके वोटर्स का आधा हिस्सा है। यूपी में जाति अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये बात अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जानते थे और इस पे ही उन्होंने लास्ट मोमेंट तक दाव खेला। इन्होंने इतना ज़्यादा अपना मास्टरमाइंड यूज़ किया कि वो लास्ट टाइम तक जातिगत आंकड़ों के हिसाब से अपने उम्मीदवारों के नाम बदलते रहे। पर बीजेपी क्या करती है कि सपा के यादव उम्मीदवार के खिलाफ नॉन यादव्स को उतारती है, लेकिन इस बार क्या किया, सपा ने बीजेपी के नॉन यादव्स के खिलाफ नॉन यादव्स उम्मीदवार को ही उतारा। फिर कुछ उसमें सपा में कुछ OBC, ब्राह्मण और राजपूत महिला उम्मीदवार भी थे और ये इधर बीजेपी के कुछ निर्वाचन क्षेत्र से कहीं भी राजपूत उम्मीदवार नहीं थे। फिर जो बीजेपी है वो सपा के मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ जाट उम्मीदवार उतारती है, लेकिन इस बार सपा के उम्मीदवारों में जाट भी थे, राजपूत भी थे और OBC भी थे। तो इससे कुल मिलाकर क्या हुआ कि सपा का काफ़ी फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट बीजेपी में कुछ उम्मीदवार ना तो राजपूत थे ना जाट थे, तो इन सब कुल मिलाकर सपा को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो कह सकते हो कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रॉन्ग पड़ गई बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे यूपी में खासकर, क्योंकि अभी भी कह सकते हो कि कास्ट सिस्टम बहुत ही प्राइमरी फैक्टर है वो यूपी में और इस पे ही पूरा पॉलिटिक्स का खेल होता है। और इससे हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी ने वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में काफ़ी बढ़त हासिल करी। तो ईस्टर्न यूपी में उन्होंने कुछ 18 सीटें हासिल करी और वेस्टर्न यूपी में उन्होंने कुछ 6 सीटें हासिल करी। यूपी में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या नहीं था, रोड्स थे अच्छे खासे रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बदल रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स हैं, न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, काफ़ी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि यूपी में गवर्नमेंट जॉब में जो डिक्लाइन आया उससे यूथ में काफ़ी हद तक की एक प्रभाव या इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है यूपी में अभी भी जैसे लगता है सबको कि हर एक घर में एक गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, जैसे उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं कि हाँ भाई हमारे घर से एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो जैसे उनको एक सेटिस्फैक्शन होता है।
भले मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन जैसे वहाँ के लोगों ने अभी अपना एक न्यू ट्रेंड चालू किया है कि प्राइवेट नौकरी भी करनी, जैसे वहाँ पर एक चीज़ है, अब दूसरे रास्ते पे उसने चलना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान, हरियाणा, यूपी अभी ये सब इन सारी चीज़ों से बाहर निकला ही नहीं है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेस्ट जॉब और हम वही कर सकते हैं, बाकी प्राइवेट नौकरियों में उनको कुछ मिलता नहीं है, ऐसा लगता है रखा ही नहीं है। इनफैक्ट कई सारी प्राइवेट नौकरियाँ जो है, काफ़ी न्यू ओपनिंग्स जो है यूपी में काफ़ी हद तक की ओपनिंग्स आई थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी गिरावट आई। इसकी वजह से शायद यूथ में, यंगस्टर्स में काफ़ी हद तक इसका प्रभाव देखने को मिला। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वोटर्स में जो गुस्सा दिखाई दिया, यंगस्टर्स में मेनली, कि गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी हद तक जो डिक्लाइन था, ओपनिंग्स में डिक्लाइन था, क्योंकि यूपी अभी भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकला है कि कास्ट हो गया, एक हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब में हो गई। तो इन सब चीज़ों का भी ये जो रीज़न्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक की अफेक्ट करते हैं हमारे आने वाले इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए। अगर हम अग्निवीर और अग्निपथ योजना के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी योजना है। इससे लोगों के यूथ को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट इसकी गलत जानकारी और झूठी जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई, नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोगों तक पहुंचाए गए और इससे लोगों के जो यूथ हैं उनके मन में एक गलत और भ्रम पैदा कर दिया, जिससे यूपी, राजस्थान और हरियाणा में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला और ये इम्पैक्ट जो है हमें ऑब्वियसली रिजल्ट्स में देखने को मिल गया। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज़ थे, जो गलत चीज़ें इंफॉर्मेशन तक लोगों तक पहुंचाना, तो ये अपोजिशन तो खेल गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया बीजेपी द्वारा। जब अगर पीछे से ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आराम से बैठ के कैसे मतलब स्ट्रैटेजी बना रहे थे। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट काम क्यों नहीं किया गया कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए, अच्छी चीज़ें होते हुए, डेवलपमेंट करते हुए, एक अच्छी स्कीम्स लाते हुए और सारा चीज़ें आप मतलब करके भी आप ना उस स्ट्रैटेजी को आप अगर कर ना पाओ, बैठे रहो और उस चीज़ों को आप अच्छे से फ्रेम ना कर पाओ अपने अगेंस्ट, मतलब जो अपोजिशन कर रहा है, तो फिर मतलब इन सब चीज़ों का मुझे लगता नहीं है ना कि कोई फ़ायदा है कि आप पॉलिटिक्स में फिर आप कैसे जो है सरवाइव कर रहे हो और आप मतलब इस चीज़ों का कोई आंसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इफ़ बीजेपी डज नॉट लर्न द लेसन नाउ तो दे कैन फॉरगेट 2029। चलिए अब अगर आप बात करें इम्प्रूवमेंट की कि बीजेपी को कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, और ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरे पर्सनल एनालिसिस हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं मुझे लगता है कि उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूं जहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अग्री हों, कुछ लोग डिसअग्री हों मेरे इन बातों से या पॉइंट से, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो है इन सारे पॉइंट्स को अगर बीजेपी गौर करे और देखे तो शायद उनके कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ रणनीति या जो लोग उनके जो कोर वोटर्स हैं शायद में भी कुछ उनमें कुछ चेंजेस आए और फिर से वही पैटर्न जो हमें 2014 और 2019 के इलेक्शंस में देखने को मिला वो फिर से वापस आना शुरू हुए। तो बीजेपी का एक बड़ा फेमस नारा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विश्वास। तो ये सबका साथ और सबका विश्वास सुनने में बड़ा आइडियल लगता है और ये रेलिवेंट भी है आइडियल वर्ल्ड के लिए, बट वी आर नॉट लिविंग इन अ आइडियल वर्ल्ड। ये रेलिवेंट है ही नहीं। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा और अभी टाइम है प्रैक्टिकल होने के लिए। और ये जो यूपी के रिजल्ट्स आने के बाद तो मुझे लगता ही नहीं है सबका साथ और सबका विश्वास नारा ये काम आया भी है आपका, क्योंकि हमारे समाज में ना, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसा सेक्शन है जिसे हम सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ कहते हैं, वो कभी आपको प्यार करेंगे ही नहीं और कभी वो आपको वोट देंगे ही नहीं, चाहे आप उनके साथ जितना भी सबका साथ और विश्वास कर लो। क्या मिला सबके साथ और सबके विश्वास से? मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है कि यूपी के रामपुर के लोकसभा बूथ पर जहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत 532 घर दिए गए और जहाँ की आबादी 100% माइनॉरिटीज़ है, वहाँ से बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि अगर हम इस कम्युनिटी के ट्रेंड की बात करें तो एक परिवार में कम से कम 6 से 7 लोग होते हैं और जिस हिसाब से वहाँ पर उस बूथ पर वोट पड़े उस हिसाब से वहाँ पर 400 से भी कम परिवार हुए और आपने घर कितने दिए? 532। तो इसका मतलब है कि एक परिवार को एक से ज़्यादा घर मिले, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं और कटौती की होगी, जिसको देना चाहिए वहाँ पर कम दिया होगा, किसी का हक मारा गया।
इसका रिजल्ट क्या हुआ? जिनको आपने हेल्प करी आउट ऑफ द वे जाके, वहाँ से मिला आपको शून्य। और जो आपके कोर सपोर्टर्स थे वो अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो इसका अर्थ क्या निकालें? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे। इस बात को समझें कि हर कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आप भले ही जितनी फ्री स्कीम, फ्री हाउस, फ्री घर, फ्री बिजली, फ्री पानी, आउट ऑफ द वे जाके आप जितना भी कर लो, वो अगर जो आपको पसंद नहीं करता वो कभी पसंद नहीं करेगा, कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस बात को आप समझें कि पहले आप अपने कोर सपोर्टर्स को खुश रखने की कोशिश करें, उसके बाद जो आप एडिशनल एफर्ट्स आप बाकी लोगों में डालें। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो आपके कोर सपोर्टर्स हैं उनको इग्नोर करके आप दूसरों लोगों को अपील करो जहां से आपको सपोर्ट मिलने की ना के बराबर की गुंजाइश है। आप जिस राष्ट्र प्रथम के गुणों का समर्थन करते हैं उस पर आप कायम रहें और राष्ट्र के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहें। हम जानते हैं और ये हमने नोटिस भी किया है कि आपने देश के लिए क्या क्या किया है, लेकिन देश को और हिंदू समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है। हिंदू ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश के लिए, यहाँ तक कि अपने देश का 1/3 हिस्सा भी धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी हिंदुओं के साथ इस देश में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हिंदू ने बहुत आशा के साथ आपको 2 बार फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनवाई है, तो ये हिंदू समाज आपसे उम्मीद रखता है और एक्सपेक्ट करता है कि ना तो आप किसी और को नाइंसाफ़ी करने दें और ना खुद करें। राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करें और राष्ट्र आपको अच्छे प्रतिफल देगा। उन लोगों को भूल जाएं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, वे आपको पसंद ना करते हैं और ना शायद कभी करेंगे, और हमें उन्हें पसंद करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो अब जो हुआ वो हुआ, ये बहुत बड़ी सीख थी यहाँ से शायद आपके लिए। कहते हैं ना कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसमें रहीमन कहते हैं कि विपत्ति अगर थोड़े दिन की है तो ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके बारे में पता चलता है कि इस संसार में कौन अपना हितैषी है और कौन नहीं। सो प्रोटेक्ट दोज हु स्टैंड बाय यू, हु सपोर्ट यू, हु लाइक्स यू, हु लव्स यू। शर्मा को छुपते हुए नहीं देखना चाहते, उनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी समर्थकों पर हमला होता है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी थी। जम्मू में रईसी अटैक, टेररिस्ट अटैक होता है जिन पे पीएमओ की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आता है, कोई ट्वीट नहीं आता है। हालांकि आप जो है वहाँ से पीएमओ की तरफ से शबाना आज़मी के पैर टूटने पर बयान जारी होता है। तो हम सबको पूरा विश्वास है कि आप कोई इनके अगेंस्ट, कोई टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन ले रहे होंगे, लेकिन ये बात जनता को भी आपको एहसास करानी होगी कि मैसेजिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उन तक की आपको बात पहुंचानी होगी कि इस मुद्दे को इस गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये सारे बयान, ये सारे ट्वीट, ये सारे मैसेजेस में कमी क्यों? जनता कैसे लोगों को पता चलेगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं? जब तक आप उनको एहसास नहीं कराएंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे नहीं। माधवी लता के साथ आप क्यों नहीं खड़े हैं? उनको पूरी तरह से आपको सपोर्ट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए कि वो हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। अन्नामलाई के साथ आप खड़े रहें, उनको सुर्खियों में रखें, उनकी क्षमताओं को उजागर करें, उन पर काम करें, विश्वास दिखाओ। आप लोगों पर फेथ, ट्रस्ट दिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, जो डिज़र्व करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं। अपोजिशन पार्टी में जो टॉप लीडरशिप्स हैं, जिनके खिलाफ पब्लिक डोमेन में खुलेआम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली अभी तक की? वो ऐसे खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए सरकार में, ऐसा कोई भी करप्ट नोन फेस बताओ जिसको सज़ा मिली हो अभी तक से। अगर लालू यादव को मिली भी तो उन्होंने ऐसे टिटम्बे लगाए, ऐसे तमाम जुगाड़ लगाए जिनको वो बाहर आ गए और बहुत आराम से बहुत मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा लगता है उन्होंने कोई करप्ट किया ही नहीं था, वो करप्ट है ही नहीं, जैसे उनको सज़ा हुई ही नहीं थी। आपकी सरकार के पास 10 साल से ज़्यादा थे, फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। आप चाहते तो करप्शन को बहुत आसानी से हटा सकते थे। मतलब जिन लोगों के ऊपर केसेस फाइल हैं उन लोगों को आप बड़े आराम से जेल भेज सकते थे, सज़ा मिल सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो भाई अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फ़र्क है? भाई वो जनता आपको वोट दे सकती है, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। वी वोटेड यू टू मेक अ डिफरेंस, सो नाउ मेक अ डिफरेंस। कई बार हमने देखा है कि आप लेट कम्युनिकेट करते हैं, जिससे लोगों में गलत मैसेज चला जाता है। जैसे कि दूसरों द्वारा फैलाए गए झूठों पर आप लेट प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि सीए मुस्लिम विरोधी है और ये
ये जीएसटी कोई बुराई है और कृषि कानून और इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवैध हैं एक्सेट्रा, हर कोई आसानी से नहीं समझता जितनी आसानी से लोग संदेह कर लेते हैं। स्वभाव से ही शक्की होते हैं भारतीय। तो भारतीय दुष्टों द्वारा प्रत्येक कार्य पर केवल दोषारोपण से उस संदेह को मन में ना आने दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक लॉन्ग पेंडिंग एक्शंस नाउ। भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है, जो इंक्रोचमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जो भारत के सिटीजन्स के लिए रिसोर्सेज हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन इलीगल इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ पे खर्च हो रहा है। फिर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और एक वोटर्स बैंक बन जाते हैं, जिससे ऑपोजिशन इसका काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें इमीडिएट स्टेप लेने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत होनी चाहिए पैन इंडिया लेवल पे एनआरसी इम्प्लीमेंट करा के। गवर्नमेंट को इंश्योर कराना चाहिए कि इनकी संख्या बढ़ने ना पाए। ये पूरे भारत में इस तेज़ी से फैल चुके हैं कि कई इलाकों का डेमोग्राफी ही चेंज हो गया है। तो इसलिए सरकार को इनको पकड़ के, जहाँ पर ये बसे हुए हैं इलीगली, उनको पकड़ के बॉर्डर के रेफ्यूजी शेल्टर में रखना चाहिए और मेनली जो है प्रयास करते रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इमिग्रेंट्स अपने देश को डिपोर्ट होएं। ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि यहाँ पर एड्रेस करने चाहिए, तो मैंने करे, मेरे जहन में आए, क्योंकि ये समस्या गंभीर समस्या है जो देश में बढ़ती जा रही है और इनको शायद गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और इन सब पे ध्यान देना चाहिए। पहले भी आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिनको जनता ने अप्रिशिएट किए हैं और आपको इलेक्शन रिजल्ट्स में देखने को भी मिला, इस बार भी मिला। हालांकि आप हमेशा प्रिय नेता रहे हैं हमारे और रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से काम करते रहेंगे तो हमेशा आपको जनता का सपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद।